डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पहलगाम आतंकी हमले की जांच करेगी एनआईए। गृह मंत्रालय ने सौंपी जिम्मेदारी। हमले से जुड़े आतंकी मॉड्यूल की बारीकी से होगी जांच। पहलगाम हमले के आतंकी आका कभी भी अपने नापाक इरादों में नहीं होंगे कामयाब। पीएम मोदी ने मन की बात में कहा, गुनहगारों को सजा और पीड़ितों को हर हाल में मिलेगा न्याय। पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा आज से हुआ रद्द। सीमा से पाकिस्तानियों का लौटना जारी। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने भारत का किया समर्थन। मन की बात में पीएम मोदी ने वैश्विक स्तर पर भारत के स्पेस सेक्टर की बढ़ती ताकत का किया जिक्र। कहा, निजी क्षेत्र की भागीदारी की वजह से देश बन रहा है ग्लोबल स्पेस पावर। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को प्रकृति से जुड़ने का दिया संदेश। अधिक से अधिक संख्या में की एक पेड़ मां के नाम मुहिम से जुड़ने की अपील। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पहलगाम आतंकी हमले के मामले को औपचारिक रूप से अपने हाथ में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद की गई है। एजेंसी की टीम बुधवार से ही घटनास्थल पर है और साक्ष्य एकत्रित कर रही है। साथ ही घटनास्थल पर आने और जाने के बिंदुओं की जांच कर रही है। आतंकवाद निरोधी एजेंसी के एक आईजी, एक डीआईजी और एक एसपी की देखरेख में टीमें उन चश्मदीदों से पूछताछ कर रही हैं जिन्होंने शांतिपूर्ण और सुरमय बेसरन घाटी में अपनी आंखों के सामने भयानक हमले को घटते हुए देखा था। कश्मीर में हुए सबसे भयानक आतंकी हमलों में से एक को अंजाम देने वाले घटनाक्रम को एक साथ जोड़ने के लिए चश्मदीदों से बारीकी से पूछताछ की जा रही है। एनआईए की टीमें आतंकवादियों की कार्यप्रणाली के सुराग के लिए प्रवेश और निकास बिंदुओं की बारीकी से जांच कर रही हैं। फॉरेंसिक और अन्य विशेषज्ञों की मदद से टीमें पूरे इलाके की गहन जांच कर रही हैं ताकि आतंकी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए सबूत जुटाए जा सकें, जिसके कारण देश को झंझोर देने वाले इस भयानक हमले को अंजाम दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहलगाम हमले के गुनहगारों को सजा और पीड़ितों को हर हाल में न्याय मिलेगा। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि हमले के आतंक के आका कभी भी अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। आज जब मैं आपसे मन की बात कर रहा हूं तो मन में गहरी पीड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की एक बार फिर कड़े शब्दों में निंदा की। पीएम ने कहा कि इस घटना से गहरा दुख पहुंचा है, लेकिन आतंक के आका कभी भी अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं होंगे। ये साजिश कश्मीर के विकास में बाधा नहीं बन सकती। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ ये हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे, देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया।
आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। पीएम मोदी ने कहा कि इस समय पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है। दुनिया के तमाम बड़े नेताओं ने फोन करके और पत्र लिखकर हमारे साथ एकजुटता जाहिर की है। पीएम ने पहलगाम हमले के गुनाहगारों को सख्त सजा दिलाने की बात कही। साथ ही कहा कि पीड़ितों को हर हाल में न्याय मिलकर रहेगा। भारत के हम लोगों में जो आक्रोश है वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में 140 करोड़ देशवासियों के साथ ही पूरा विश्व भारत के समर्थन में खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी मौजूदा वैध वीजा आज से रद्द हो जाएंगे। दीर्घकालिक वीजा, राजनयिक वीजा और आधिकारिक वीजा को छोड़कर पाकिस्तानियों को जारी किए गए सभी मौजूदा वैध वीजा आज से रद्द माने जाएंगे। इसमें वीजा ऑन अराइवल, बिजनेस वीजा, फिल्म वीजा, पत्रकार वीजा, ट्रांजिट वीजा, मेडिकल वीजा, कॉन्फ्रेंस वीजा, पर्वतारोहण वीजा, छात्र वीजा, विजिटर वीजा, ग्रुप टूरिस्ट वीजा, तीर्थ वीजा और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक को जारी किए गए ग्रुप तीर्थ वीजा शामिल हैं। इन वीजा पर आए लोगों को आज भारत छोड़ना होगा। भारत ने शुक्रवार को तत्काल प्रभाव से पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को निलंबित करने की घोषणा की। सार्क वीजा 26 अप्रैल यानी कल ही समाप्त हो गए थे, जबकि मेडिकल वीजा 29 अप्रैल के बाद मान्य नहीं रहेंगे। यदि पाकिस्तानी नागरिक निर्दिष्ट समय तक भारत से नहीं निकलते हैं तो उन्हें ओवर स्टेइंग विदेश नागरिक माना जाएगा। हालांकि राजनयिक और आधिकारिक वीजा अभी भी मान्य रहेंगे। इन वीजा पर भारत छोड़ने की अंतिम तारीख विदेश मंत्रालय तय करेगा। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए दीर्घकालिक वीजा भी मान्य रहेंगे। नए राजनयिक और आधिकारिक वीजा या दीर्घकालिक वीजा जारी करने पर कोई रोक नहीं होगी। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा था कि वे सुनिश्चित करें कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक तय समय सीमा के बाद भारत में न ठहरे। उत्तर प्रदेश से एक व्यक्ति को छोड़कर शॉर्ट टर्म वीजा पर आए लोगों को पाकिस्तान भेजा जा चुका है। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। कश्मीर में अब तक 10 आतंकियों के घर ध्वस्त किए गए। सुरक्षा बलों ने जैनापुरा शोपियां के सक्रिय आतंकवादी अदनान शफी डार का एक और घर ध्वस्त कर दिया है। वे 1 साल पहले आतंकवादी रैंक में शामिल हुआ था। टीआरएफ के सक्रिय आतंकवादी अदनान शफी डार के बेटे मोहम्मद शफी डार निवासी वंडुना मेलहुर्रा जैनापुरा का 2 मंजिला घर ध्वस्त किया गया। वहीं पुलवामा के खासीपुरा में जैश आतंकी आमिर नजीर वानी का घर धमाके से उड़ा दिया गया। इससे पहले कुपवाड़ा के कलारूस में लश्कर तैयबा के आतंकी फारूक तीदवा का घर ध्वस्त कर दिया गया। आतंकी हमले के बाद आतंकवादियों की तलाश में सुरक्षा बल घाटी का चप्पा चप्पा खंगाल रही है। इससे पहले सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों के घर ध्वस्त किए थे। ये कार्रवाई आतंकियों और उनके समर्थकों को कड़ा संदेश देने के लिए की गई। श्रीनगर और बारामूला में भी संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अभी तक 175 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है ताकि पहलगाम हमले के पीछे का पूरा सच बाहर आ सके। पहलगाम हमले को लेकर खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर के 14 स्थानीय आतंकियों की एक लिस्ट तैयार की है जो पाकिस्तानी आतंकियों को मदद पहुंचाने में शामिल हैं। इसमें हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद और टीआरएफ के आतंकी शामिल हैं। इस सूची में आदिल रहमान डेंटो, आसिफ अहमद शेख और एहसान अहमद शेख
और इसके अलावा अगर बात की जाए तो हारिस नज़ीर भी इसी लिस्ट में शामिल बताए गए हैं। एहसान अहमद शेख जो ज़िला पुलवामा लश्कर तैयबा के साथी हैं और साथ में हारिस नज़ीर, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि 14 स्थानीय आतंकियों की लिस्ट जारी की गई है। ज़िला पुलवामा से लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है हारिस भी और आमिर नज़ीर वानी भी जैश ए मोहम्मद का साथी यानी कि आतंकी बताई जा रहा है और ये भी 14 आतंकियों की लिस्ट में शामिल है। यावर अहमद भट्ट जो कि जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है ज़िला पुलवामा से और यावर अहमद भट्ट का नाम भी आ रहा है। इसके अलावा आसिफ अहमद खांडे जो हिजबुल मुजाहिदीन का साथी बताया जा रहा है, जो हिजबुल मुजाहिदीन का साथ देता है और साथ में नसीर अहमद वानी जो लश्कर तैयबा का साथी है, ये भी ज़िला शोपिया से है और 14 स्थानीय आतंकियों की लिस्ट में इसे भी शामिल किया गया है। शाहिद अहमद कुटे लश्कर तैयबा और द रेजिडेंट फ्रंट ये भी शोपिया से है और इसका नाम भी 14 की जो लिस्ट शामिल की गई है आतंकवादियों की, उसमें इसका नाम बताया जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती गांवों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बीएसएफ पुलिस और विलेज डिफेंस गार्ड सदस्यों की बैठकें हुई जिसमें बंकरों की मरम्मत और गश्त बढ़ाने पर चर्चा हुई। स्थानीय लोग रात में गश्त कर रहे हैं। पुंछ, राजौरी और कठुआ जैसे क्षेत्रों में ड्रोन निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों को प्रकृति से जुड़ने का संदेश दिया। पीएम मोदी लोगों से उन्होंने अपील की कि वो अधिक से अधिक संख्या में एक पेड़ मां के नाम मुहिम से जुड़ें। साथ ही खेती में नई तकनीक के इस्तेमाल और लोगों की इच्छा शक्ति का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे दक्षिण भारत में किसान सेब उगा रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। एक पेड़ मां के नाम एक प्रयास है जो हमारी मातृभूमि और प्रकृति के प्रति हमारे सम्मान और समर्पण को दर्शाता है। इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के अवसर पर की थी। इस अभियान का उद्देश्य मां के नाम पर एक पेड़ लगाना और एक स्थायी स्मृति बनाना है। यह अभियान न केवल पर्यावरण की रक्षा कर रहा है बल्कि एक हरे और अधिक समृद्ध भविष्य के निर्माण में भी योगदान दे रहा है। मन की बात कार्यक्रम में इस अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि जब करोड़ों लोग एक साथ किसी अभियान से जुड़ जाते हैं तो उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर इस अभियान के 1 साल पूरे हो रहे हैं। इस 1 साल में इस अभियान के तहत देश भर में मां के नाम पर 140 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। भारत की इस पहल को देखते हुए देश के बाहर भी लोगों ने अपनी मां के नाम पर पेड़ लगाए हैं। आप भी इस अभियान का हिस्सा बने ताकि 1 साल पूरा होने पर अपनी भागीदारी पर आप गर्व कर सकें। पीएम मोदी ने वृक्षारोपण के फायदे गिनाते हुए यह भी बताया कि कैसे ग्रीन एरिया बढ़ने से जल स्रोतों को भी नया जीवन दान मिल जाता है। गुजरात के अहमदाबाद शहर में पिछले कुछ वर्षों में 70 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। इन पेड़ों ने अहमदाबाद में ग्रीन एरिया काफी बढ़ा दिया है। इसके साथ साथ साबरमती नदी पर रिवरफ्रंट बनने से और कांकरिया झील जैसे कुछ झीलों के पुनर्निर्माण से यहाँ वाटर बॉडीज की संख्या भी बढ़ गई है। अब न्यूज़ रिपोर्ट्स कहती हैं कि बीते कुछ वर्षों में अहमदाबाद ग्लोबल वार्मिंग से लड़ाई लड़ने वाला प्रमुख शहरों में से एक हो गया है। मन की बात में पीएम मोदी ने कर्नाटक के बागलकोट में रहने वाले श्री शैल तेली की भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि कैसे श्री शैल तेली ने अपने गांव में 35 डिग्री तापमान में भी सेब की खेती की और उसमें सफलता भी प्राप्त की। पीएम मोदी ने खेती में आ रही इस डाइवर्सिटी की बात को आगे बढ़ाते हुए बताया कि सेब के लिए प्रसिद्ध हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में अब किसान केसर की खेती करने लगे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि बिहार, पश्चिम बंगाल या झारखंड में उगने वाली लीची का उत्पादन अब दक्षिण भारत और राजस्थान में भी हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से एक बार फिर देशवासियों को प्रकृति के संरक्षण के प्रति प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने देशवासियों को खेती में नवाचार के लिए भी प्रेरित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत ने म्यांमार में आए भूकंप के दौरान मदद का हाथ बढ़ाया। म्यांमार के लोगों ने भारतीय टीम की मदद की सराहना की। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया में संकट के समय भारत समय समय पर विश्व मित्र की भूमिका निभा रहा है। साथ ही पीएम मोदी ने प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए सचेत ऐप का भी जिक्र किया और लोगों से ऐप का उपयोग कर अपने अनुभव साझा करने की अपील की। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आने वाली प्राकृतिक आपदा के दौरान भारत ने हमेशा मदद का हाथ बढ़ाया है। पड़ोसी देश म्यांमार में भूकंप के दौरान सबसे पहले भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत मदद पहुंचाने का काम किया। भारत ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में खोज और बचाव दल भी भेजे। भारतीय वायुसेना और नौसेना टेंट, कंबल, स्लीपिंग बैग, खाद्य पैकेट, स्वच्छता किट, जनरेटर और आवश्यक दवाएं लेकर 24 घंटे के भीतर पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत संकट के समय विश्व मित्र के रूप में मानवता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। भूकंप के बाद म्यांमार में मांडले की एक मॉनेस्ट्री में भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका थी। हमारे साथियों ने यहाँ भी राहत और बचाव अभियान चलाया। इसकी वजह से उन्हें बौद्ध भिक्षुओं का ढेर सारा आशीर्वाद मिला। हमें ऑपरेशन ब्रह्मा में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों पर बहुत गर्व है। हमारी परंपरा है, हमारे संस्कार है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना। पूरी दुनिया एक परिवार है। संकट के समय विश्व मित्र के रूप में भारत की तत्परता और मानवता के लिए भारत की प्रतिबद्धता हमारी पहचान बन रही है। प्राकृतिक आपदाओं और मौसम संबंधी अलर्ट के बारे में जनता को सचेत करने के लिए सरकार ने सचेत ऐप बनाया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सचेत ऐप को तैयार किया है, जो भूकंप, बाढ़, चक्रवात और अन्य आपदाओं के बारे में अलर्ट प्रदान करता है। बाढ़, साइक्लोन, लैंडस्लाइड, सुनामी, जंगलों की आग, हिमस्खलन, आंधी, तूफान या फिर बिजली गिरने जैसी आपदाएं हो, सचेत ऐप आपको हर प्रकार से इन्फॉर्म और प्रोटेक्टेड रखने का प्रयास करता है। इस ऐप के माध्यम से आप मौसम विभाग से जुड़े अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं। खास बात यह है कि सचेत ऐप क्षेत्रीय भाषाओं में भी कई सारी जानकारियां उपलब्ध कराता है। इस ऐप का आप भी फायदा उठाएं और अपने अनुभव हमसे जरूर साझा करें। मानवता की सेवा में भारत हमेशा आगे रहा है। प्रवासी भारतीयों ने इथियोपिया के जन्म से ही हृदय की बीमारी से पीड़ित बच्चों की मदद की है। ये बच्चे भारत आकर अपना इलाज करवा रहे हैं। वहीं भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए रेबीज, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों से निपटने के लिए बड़ी मात्रा में वैक्सीन भेजी है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत भविष्य में ऐसी हर जरूरतों के समय हमेशा आगे खड़ा नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और नीट यूजी 2025 परीक्षा में संदिग्ध दावों की रिपोर्ट के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने एक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in लॉन्च की है। इस वेबसाइट पर छात्र और उनके अभिभावक संदिग्ध गतिविधियों या धोखाधड़ी की रिपोर्ट कर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर बीजापुर के कर्रेगट्टा पहाड़ियों में 6 दिन से चल रहे बड़े नक्सल ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। भीषण गर्मी के बावजूद जवान एक बड़े नक्सली ठिकाने तक पहुंचे। हालांकि नक्सली पहले ही भाग चुके थे। गुफा में 1000 से ज्यादा लोगों के ठहरने की सुविधा, पानी और बड़ा मैदान मिला।
भारतीय नौसेना के युद्धपोतों ने लंबी दूरी के सटीक आक्रामक हमले के लिए प्लेटफॉर्मों, प्रणालियों और चालक दल की तत्परता को पुनः प्रमाणित करने और प्रदर्शित करने के लिए कई सफल एंटी-शिप फायरिंग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इन परीक्षणों की जानकारी देते हुए नेवी की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया। नेवी ने संदेश दिया है कि नौसेना किसी भी समय, कहीं भी, किसी भी तरह से राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आज संजीवनी किट का शुभारंभ किया। साथ ही मुख्य सेवक भंडारा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम धामी ने सीएम कैंप कार्यालय गेट से श्री केदारनाथ, श्री बद्रीनाथ, श्री आदि कैलाश यात्रा से संबंधित उच्च हिमालयी चिकित्सा सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। अगली खबर का रुख करते हैं। कनाडा के नागरिक कल एक नई सरकार चुनने के लिए मतदान करेंगे। इस चुनाव में 343 सदस्यीय हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव होगा। सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी या पार्टियों के गठबंधन को कम से कम 172 सीटें चाहिए। इस बार कुल 2 करोड़ 8 लाख पंजीकृत मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पिछले 2021 के चुनाव की तुलना में इस बार 5 नई सीटें जोड़ी गई हैं। चुनाव की निगरानी का कार्य इलेक्शन कनाडा नामक स्वतंत्र संस्था द्वारा किया जाएगा, जो पूरे मतदान प्रक्रिया का संचालन करेगी। मतों की गिनती मैन्युअली की जाएगी और इसके परिणाम मतदान समाप्त होने के लगभग 30 मिनट के बाद इलेक्शंस कनाडा की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे। लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे जस्टिन ट्रूडो के पद छोड़ने के बाद इस बार मुख्य मुकाबला लिबरल पार्टी के मार्क कार्नी और कंजर्वेटिव पार्टी के पियरे पोइलिएवर के बीच है। भंग किए गए संसद में लिबरल पार्टी के पास 152 सीटें थीं और वे न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ समझौते के जरिए शासन कर रही थी। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एक वामपंथी प्रगतिशील पार्टी है जिसके पास 24 सीटें थीं। हालांकि सितंबर में न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने ये समझौता समाप्त कर दिया था। कंजर्वेटिव पार्टी पिछले संसद में 120 सीटों के साथ आधिकारिक विपक्ष की भूमिका में थी। और वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वदेश लौट आई हैं। कल उन्होंने सेंट पीटर स्क्वायर में पोप फ्रांसिस को अंतिम विदाई दी थी। और खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग में आज डबल हेडर के मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट से होगा। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले 3 बजे टॉस होगा। इस मैच में दोनों टीमें जीत के साथ अंक तालिका में ऊपर चढ़ना चाहेंगी। ऋषभ पंत की अगुवाई वाली लखनऊ सुपर जायंट्स टीम अंक तालिका में 6ठे स्थान पर है, तो वहीं हार्दिक पांड्या के नेतृत्व में मुंबई इंडियंस 4थे पायदान पर मौजूद है। मुंबई इंडियंस पिछले 4 मैचों से अजय है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली मुंबई की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर लगातार 5वीं जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। दूसरी ओर लखनऊ सुपर जायंट्स आज के मुकाबले में जीत हासिल कर 4थे स्थान पर आने की कोशिश करेगी। इंडियन प्रीमियर लीग में आज डबल हेडर का दूसरा मुकाबला मेजबान दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। आरसीबी ने पिछले 2 मैच जीते हैं, जबकि दिल्ली ने भी अपना पिछला मुकाबला जीता था। दोनों टीमें इस मुकाबले में अपने अपने पिछले मुकाबले जीतकर मैदान पर उतरेंगी। आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में दिल्ली कैपिटल्स जहां अपने 8 में से 6 मैच जीतकर 12 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर है, तो वहीं आरसीबी 9 में से 6 जीतकर 12 अंकों के साथ ही तीसरे स्थान पर है। इस मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी वह गुजरात को पछाड़ते हुए टॉप पर पहुंच जाएगी। और वैशाख अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज स्थित संगम घाट पर पवित्र स्नान और पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस खास मौके पर श्रद्धालु ने हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा नदी में स्नान किया। गौरतलब है कि वैशाख अमावस्या के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल अनुमति दें। नमस्कार।